गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के चैप्टर 3 आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आपने आपके स्वयं के घर में, आपके आस पड़ोस में अथवा आपके चारों ओर जीव तथा उसके बच्चे को देखा होगा। साथ ही आपने बीज से अंकुरित होते हुए पादप को भी देखा होगा। देखने पर आपने पाया होगा कि आपके आसपास जैसे अथवा आपके घर में अथवा आपके आस पड़ोस में गाय तथा उसका बच्चा, कुत्ता तथा उसके बच्चे और उसके पैतृक अथवा उसके जनक में अत्यधिक लक्षण, अधिकाधिक लक्षण समान होते हैं। मतलब संतान में वैसे ही लक्षण होते हैं जैसे उनके जनक के अंदर होते हैं। जैसे गाय का बच्चा अत्यधिक लक्षण अपने जनक अर्थात जिनसे उसका जन्म हुआ है उससे मिलते जुलते होते हैं। इसी के साथ ही आपने देखा होगा, जब बीज अंकुरित होता है तो बीज जिस पादप प्रजाति का होता है, बीज अंकुरित होने पर बने पादप के अंदर भी उसी प्रजाति के लक्षण अत्यधिक होते हैं, अधिकाधिक लक्षण होते हैं। जीव एवं पादप में जनन के फलस्वरूप जो संतति जीव उत्पन्न होता है उसमें जो लक्षण अपने जनक से प्राप्त होते हैं उनके बारे में अध्ययन, अर्थात हम कहें कि जीव विज्ञान की जिसमें पादप और जंतु दोनों का अध्ययन होता है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति या आनुवांशिकता, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति, सजीवों के लक्षणों की वंशागति को ही आप कह सकते हो आनुवंशिकता या हेरेडिटी। और इसके साथ साथ में संतान अपने जनक से कुछ लक्षण, एक दो लक्षण में भिन्न होती हैं। तो एक तो लक्षण अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं और उसके साथ में उसकी विभिन्नताएं वेरिएशंस
का अध्ययन किया जाता है। वेरिएशंस, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहा जाता है। उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। तो आप इसकी एक परिभाषा समझ चुके होंगे कि आनुवंशिकी क्या है, किसे कहा जाता है, किसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर सजीवों, पादपों और जीवों के लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं के बारे में, तथा उनसे विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले किसके द्वारा काम में लिया गया? लगभग 1905 में बेटसन के द्वारा दिया गया। आनुवंशिकी शब्द कब? 1905 में किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा दिया गया। आगे देखें, आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति। आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ग्रीक भाषा के शब्द जीन से मानी जाती है। मैंने कहा था जो संतति जीव होता है, जो अपना बच्चा होता है, उसमें जो लक्षण होते हैं वो किससे आते हैं? उसके माता पिता से आते हैं। मतलब लक्षण जो जनक से, जनक का अपना मतलब है माता पिता से, अथवा एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से, मतलब कहने का लक्षण क्या है? जनक से अथवा एक पीढ़ी से अथवा माता पिता से। किस में? संतति जीव में। संतति जीव में, संतति जीव अथवा इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी लक्षण कहाँ से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अथवा जनक जीव से संतति जीव में, अथवा माता पिता से बच्चे में। स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनक जीव से संतति जीव में, माता पिता से संतान में, जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षण
कहते हैं या कहा जाता है। तो आगे अपनी एक परिभाषा और हो गई कि लक्षण जो जनक से संतति जीव में स्थानांतरित होने उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात जब लक्षणों की वंशागति होती है, कहने का मतलब जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अथवा लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या होती है आनुवांशिकता? आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरित होने, स्थानांतरित कहाँ होने? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अथवा इसी को हम क्या कह सकते हैं? वंशागत होने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने का मतलब क्या होगा? वंशागत होने के अध्ययन को आनुवंशिकता या हेरिडिटी आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले आनुवंशिकता या कहें हेरिडिटी, आनुवंशिकता या हेरिडिटी शब्द स्पेंसर, वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्पेंसर के द्वारा दिया गया। आनुवंशिकता या हेरिडिटी जो अपना शब्द है वो किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा दिया गया। आगे देखें आनुवंशिकी की एक प्रमुख घटना जिसको क्या कहते हैं? जीन विनिमय। जीन विनिमय। देखें मैंने अभी आपको कुछ समय पहले कहा है कि जीव और उनसे जन्म लेने वाला उसका बच्चा अथवा उसकी संतान लगभग लक्षणों में अपने जनक अथवा माता पिता के समान होता है, परंतु उसमें कुछ लक्षण, एक अथवा अधिक लक्षण माता पिता अथवा संतान से भिन्न हो जाते हैं। ऐसा किसमें संभव है? लैंगिक जनन में। किसमें संभव है? लैंगिक जनन में। क्योंकि अलैंगिक जनन अथवा कायिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो लगभग 100% पूर्णतया अपने जनक के समान होती है, परंतु लैंगिक जनन के दौरान अथवा लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अत्यधिक गुणों में अपने जनक अथवा अपने पेरेंट्स के समान होती है, परंतु उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। क्यों?
क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय की घटना, जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय के कारण क्या होता है, संतति जीवों के, संतति जीवों के लक्षणों में, संतति जीवों के लक्षणों में विभिन्नताएं आती हैं। तो जब जनन की क्रिया पढ़ेंगे उस दौरान देखेंगे कि जीन विनिमय क्या होता है। एक बार आप यहाँ केवल इसका नाम याद रखें कि जीन विनिमय, कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तब प्रक्रिया के दौरान ही क्या घटना होती है, जीन विनिमय की घटना होती है। और जीन विनिमय की घटना के कारण क्या होते हैं, कुछ लक्षण, एक दो लक्षण संतान के अंदर, किसमें, संतति जीव में, किससे, उसके जनक से, उसके माता पिता से, अथवा जीव, संतति जीव पीढ़ी से पूर्व पीढ़ी के जीव से लक्षण बदल जाते हैं, एक अथवा दो लक्षण भिन्न हो जाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जीन विनिमय की घटना। जीन विनिमय के कारण ही जीवों के लक्षणों में विभिन्नता आती है। आगे पढ़ते हैं हम मेंडलवाद के बारे में। आनुवांशिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक अध्ययन जिस वैज्ञानिक, जिस का सर्वाधिक योगदान आनुवांशिकी के क्षेत्र में है, उनके बारे में अध्ययन, उनके नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेंडलवाद। देखिए इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? सबसे पहले पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करने के कारण, अपन पढ़ रहे हैं मेंडलवाद। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको क्या कहा जाता है अथवा इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले पादपों में लक्षणों की वंशागति के बारे में नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब पढ़ते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। जीवन परिचय। मेंडल का जन्म कब? 18 जुलाई 1822 को। मेंडल का जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1822 को। कहाँ, किस स्थान पर?
तो ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडोर्फ प्रांत में गांव का नाम सिलिसियोन। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय क्या है इसमें, कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब, 18 जुलाई 1822 को कहाँ, ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियोने गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे देखें, 1842 में मेंडल ने 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र विषय में, दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त की। क्या किया? 1842 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दर्शन शास्त्र विषय में डिग्री प्राप्त की और इसके पश्चात क्या किया, ऑस्ट्रिया के ही ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गए। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के पश्चात ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में ये क्या हो गए, पादरी बन गए। यहाँ पर इन्होंने आनुवांशिकी से संबंधित अपने प्रयोग, पादपों में संकरण से संबंधित अपने प्रयोग, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं से संबंधित अपने प्रयोग चर्च के अंदर खाली जगह में किए। कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से लेके 1863 तक उद्यान मटर, पौधे का नाम क्या है? उद्यान मटर। और उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। अठारह से 1863 तक, मतलब लगभग 7 वर्षों तक मेंडल ने क्या किया? उद्यान मटर पौधे का नाम है। इसी पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम पर अपने प्रयोग किए, अपना अध्ययन किया, अपने नियम बनाए। इन नियमों को इन्होंने 1865 में ब्रून शहर की सोसाइटी ऑफ पादप हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक लगभग 7 वर्षों तक उद्यान मटर पादप के जो संकरण से संबंधित, लक्षणों के स्थानांतरण से संबंधित, वंशागति से संबंधित अथवा आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए। उन प्रयोगों को कहाँ रखा? 1865 में ब्रून शहर की सोसाइटी ऑफ
पादप हिस्ट्री के समक्ष रखा। और यही नियम आगे कब 1866 में उसी सोसाइटी की का जो वार्षिक अंग प्रतिपादित होता है, वार्षिक अंग जो छपता है, उसके अंतर्गत प्रकाशित किए गए। जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों का प्रतिपादन उन्होंने कहाँ किया? ब्रून शहर की सोसाइटी के अंदर। कब? 65 में। और इन्हीं नियमों का जो लिखित अभिलेख था वो कब? साल 1866 में जो सोसाइटी का वार्षिक प्रतिवेदन छपता है, उसके अंदर उनका प्रकाशन किया गया। मेंडल के द्वारा किस पर? उद्यान मटर पादप, उद्यान मटर पर किससे संबंधित? आनुवंशिकी से संबंधित, आनुवंशिकी से संबंधित आनुवंशिकी से संबंधित जो आनुवंशिकी संबंधित जो प्रयोग किए गए, उनके जो निष्कर्ष मिले, इनसे जो निष्कर्ष मिले, उन निष्कर्षों के आधार पर, उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के नियमों का, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। देखें, 1856 से लेके 1863 तक मेंडल ने उद्यान मटर पादप पर, उद्यान मटर पादप पर आनुवंशिकी से संबंधित अथवा पादप संकरण से संबंधित अथवा लक्षणों की वंशागति अथवा आनुवंशिकता से संबंधित जो प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों का उन्होंने निष्कर्ष निकाला और इन निष्कर्षों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। उन नियमों का जो प्रतिपादन किया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मेंडलवाद कहा जाता है अथवा मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण छात्रों, मेंडल अपने आनुवंशिकता से संबंधित
नियमों का प्रतिपादन करने में, आनुवंशिकता से संबंधित अध्ययन करने में सफल रहा, इसके मुख्य क्या कारण है, किस प्रकार उन्होंने अध्ययन किया जिससे यह अपने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन करने में सफल रहा। तो इसका पहला कारण आपको जो मुख्य याद रखना है वो रखना है कि मेंडल एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करता था। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन समझे आप इससे कि मेंडल क्या करता था। एक बार जब अध्ययन की प्रक्रिया उसने स्टार्ट की तो वो क्या करता था, केवल एक लक्षण के बारे में ही अध्ययन करता था कि किसी एक लक्षण का चुनाव किया और वह लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचने तक उसी लक्षण के बारे में वह जानकारी रखता था। मेंडल सफल हो गया। इसका दूसरा प्रमुख कारण कि मेंडल ने जब से कार्य प्रारंभ किया किसी लक्षण के अध्ययन के बारे में अथवा किसी प्रयोग के बारे में अथवा पादप प्रयोग के बारे में, जब भी उसने अपना प्रयोग प्रारंभ किया तब से लेकर अंत तक वह अपने प्रयोग से संबंधित जो आंकड़े थे उनका सांख्यिकीय अभिलेख रखता था, सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखता था। मेंडल अपने प्रयोग के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करता था। मतलब क्या इससे कि वो एक लक्षण को जब अध्ययन प्रारंभ करता उससे लेकर अंत तक उस लक्षण के अगली पीढ़ी में पहुंच जाने तक किस प्रकार वह पहुंचा, उसके पहुंचने के दौरान क्या परिवर्तन हुए, क्या परिवर्तन हुए, उन सब का वह सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखता था, उसका लिखित रिकॉर्ड रखता था। तीसरा प्रमुख कारण मेंडल की सफलता का कि उसने पादप के चयन में, पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। आप समझ गए होंगे मेंडल ने किस पादप का चयन किया। उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम का चयन किया। वो उसके चयन में सावधानी रखी।